हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, आज हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए यानी बिहार में जो 7th फेज का एग्जाम होने वाला है, इसके लिए यूटेरिया बुक का टेस्ट सीरीज 2 देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने इस यूटेरिया बुक का टेस्ट सीरीज 1 अपने इस चैनल पर कंप्लीट पढ़ लिया है। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको टेस्ट सीरीज 1 मिल जाएगा। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 पढ़ने वाले हैं। इस बुक में आपके लिए जो प्रत्येक प्रश्न है उसमें 5 ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ए बी सी डी और ई, यानी 5 ऑप्शन वाला यह बुक है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग टेस्ट सीरीज 2 शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और टेस्ट सीरीज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टेस्ट सीरीज 2 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो विशाल स्नानागार के अवशेष सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सभी को पता ही होगा, इंडिका नामक ग्रंथ की रचना मेगास्थनीज ने की थी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेगास्थनीज। आपको कमेंट करके बताना है कि कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी। क्या कमेंट करना है कि कौटिल्य ने किस पुस्तक की रचना की थी। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत और 10 राजाओं के बीच जो युद्ध हुआ था जिसका नाम क्या था? 10 राज का युद्ध, यह किस नदी के तट पे हुआ था? तो जो 10 राज का युद्ध हुआ था यह पुरुषनी नदी के तट पे हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 563 ईस्वी पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताना है कि 563 ईसा पूर्व में जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है, तो विक्रम संवत का आरंभ 57 ईस्वी पूर्व से माना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 57 ईस्वी पूर्व। आपको कमेंट करके बताना है कि शक संवत का आरंभ कब से माना जाता है। किसका? शक संवत का आरंभ कब से माना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कर रहा है, गुप्त शासकों की शासकीय या राजकीय भाषा क्या थी? तो जो गुप्त शासक थे उनकी शासकीय भाषा क्या थी? उनकी शासकीय भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन में आपको दिया है प्राकृत, पाली, मगधी और हिंदी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी क्या उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि गुप्त जो शासक थे उनकी शासकीय भाषा पाली संस्कृत थी। अगला प्रश्न कर रहा है, एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो जो एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने यह घोषणा किया था कि भारत पर प्रतिवर्ष आक्रमण किया जाएगा। इसी क्रम में उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था, तो इसको भी याद रखना है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दिल्ली सल्तनत का अगर सिर्फ आपसे संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा है वास्तविक, अगर वास्तविक शब्द जोड़ देगा तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा, और सिर्फ संस्थापक पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका उत्तर हो जाएगा, लेकिन आपसे वास्तविक पूछा है तो इल्तुतमिश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राजवंश ने दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन किया? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन व्यवस्था को खिलजी वंश ने संस्थापित किया था, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, खिलजी वंश। आपको ये भी याद रखना होगा कि सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने शासन किया? तो तुगलक वंश के शासकों ने सबसे अधिक समय तक शासन व्यवस्था को संचालित किया था, जबकि खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन व्यवस्था किया था, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के समय संपूर्ण जो साम्राज्य था वह कितने सूबों में विभक्त था? तो अकबर के समय जो संपूर्ण साम्राज्य था वह कुल 15 सूबों में विभक्त था। कितने में? 15 सूबों में विभक्त था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है यूरोपीय देश और दूसरी तरफ दिया है स्थापित प्रथम कारखाना। तो बताना है कि कौन यूरोपीय देश ने
किस कारखाना को, प्रथम कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था। पहले दिया है पुर्तगाल, तो पुर्तगालियों ने कोचीन में दिया है कि कोचीन में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो यह सत्य है, पुर्तगालियों ने कोचीन में ही अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था। बी में दिया है डेनिश, तो डेनिश दिया है ट्रेमकोवर, तो इन्होंने यहीं पर अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया था, तो यह भी सही है। सी बोल रहा है डच, तो डचों ने सबसे पहले प्रथम कारखाना मुसल्लीपट्टनम में स्थापित किया था, यह भी सही है। डी में बोल रहा है फ्रांसीसी और दिया है कालीकट, तो फ्रांसीसियों ने कालीकट में अपनी प्रथम कारखाना स्थापित नहीं किया था। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है यह गलत है, तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा जो हमसे गलत पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि पुर्तगालियों ने अपना प्रथम कारखाना कालीकट में न स्थापित करके सूरत में स्थापित किया था, तो इसको याद रखना है, कहाँ पर स्थापित किया था, सूरत में स्थापित किया था। जबकि आपको यहाँ पे फ्रांसीसी कालीकट दिया हुआ है, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न कर रहा है भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था, तो भारत आने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो था जॉन मिंडल हॉल। कौन था, जॉन मिंडल हॉल भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है किस उत्तरकालीन मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख किस प्रसिद्ध उत्तरकालीन मुगल शासक को कहा जाता है, तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा जहांदार शाह, इसको लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न कर रहा है बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, बताना है कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था, तो बंगाल का अंतिम नवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मुबारक उद दौला। कौन था, मुबारक उद दौला बंगाल का अंतिम नवाब था। अगला प्रश्न कर रहा है फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो इस पुस्तक की रचना बी.डी. सावरकर ने किया था। किसने किया था, बी.डी. सावरकर ने किया था, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन में बी.डी. सावरकर नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ए। तो याद रखना है इस पुस्तक के लेखक हैं बी.डी. सावरकर। अगला प्रश्न है वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो बताना है कि वेद समाज की स्थापना किसने की थी, तो वेद समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने किया था। किसने किया था, श्री धरलू नायडू ने, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पाइक विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो बताना है जो पाइक विद्रोह हुआ था यह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो यह विद्रोह बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा बख्शी जगबंधु। अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक तरफ दिया हुआ है पत्र और पत्रिकाएं और एक तरफ दिया हुआ है संपादक या उनके संस्थापक, तो देखना है कि कौन सा पत्र पत्रिका के संपादक या संस्थापक कौन है, तो बंगाल गजट, जेम्स अगस्टस हिक्की यह सुमेलित है, सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर यह भी सुमेलित है, बंगदूत राजा राम मोहन राय यह भी सुमेलित है, और बिहार हेराल्ड गुरु प्रसाद सेन यह भी सुमेलित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई भी सुमेलित नहीं है, यानी सभी क्या है, सुमेलित है। भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष किस घोषणा पत्र के तहत की गई थी, तो भारत में जो 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मुंबई तथा मद्रास, ये 3 विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच यानी 1954 के वुड डिस्पैच के घोषणा में की गई थी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, तो भारत में न्यायिक सेवा का जनक वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी, तो सबसे पहले देखना है कि कौन सी घटना कब हुई थी और उसमें से चूज करना है कि सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी। सबसे पहले दिया है सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया जाना, तो सिंध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया कब, 1843 में। कब मिलाया गया, 1843 में। उसके बाद दिया है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है यह 1845-46 में हुआ था। कब हुआ था, 1845-46 में। फिर बोल रहा है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध है यह 1885-86 में हुआ था। कब हुआ था, 1885-86 में। फिर दिया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है यह 1856 में आया था। कब, 1856 में आया था। तो सबसे बाद में कौन हुआ था युद्ध, सबसे बाद में घटना हुआ था तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पूना सार्वजनिक महासभा के संस्थापक कौन थे, तो बताना है कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे,
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऐसे प्रश्नों को ध्यान से देखना है, जहाँ पर है उपयुक्त में से एक से अधिक उसको ध्यान से देखना है। पूना सार्वजनिक जो सभा था, इसके संस्थापक में एम.जी. रानाडे, कौन, एम.जी. रानाडे भी शामिल थे, और उसके बाद जी.वी. जोशी भी थे, जी.वी. जोशी भी शामिल थे, और एस.एच. चिपलुंकर भी थे, कौन थे, एस.एच. चिपलुंकर भी थे, यानी ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष हो जाएगा जॉर्ज यूल। कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूल। यह 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना था। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को की गई थी। कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गया था, और 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हो गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा हुआ है आपके बीपीएससी में, 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावित हो गया था, जबकि घोषणा कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में कर्जन वायली की हत्या मदन लाल ढिंगारा ने कर दिया था, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बताना है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। असहयोग जो आंदोलन था, इसके बारे में और भी जानना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन का प्रारंभ 1920 से 22 तक हुआ। कब हुआ? 1920 से 22 तक यह जो था आंदोलन चला था, और इसका जो प्रस्ताव था वह C.R. दास, किसने? C.R. दास ने प्रस्तुत किया था, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च एवं मुसोलिनी के रोम मार्च से किसने किया है? तो बताना है कि गांधी जी का जो दांडी मार्च था, इनकी तुलना नेपोलियन का कौन मार्च? पेरिस मार्च, और मुसोलिनी का रोम मार्च से किसने किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। कौन हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, जो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 1937 में कांग्रेस ने 5 प्रांतों में बहुमत प्राप्त किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 5। कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, पंजाब और सिंध में बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था, जबकि मुंबई और असम में मिलीजुली सरकार बना था। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कर रहा है, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान निम्न में से किसने भूमिगत रेडियो का संचालन किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान भूमिगत रेडियो का संचालन उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने किया था। कौन कौन? उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली ने किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? ये तो सभी को पता ही होगा। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था, जबकि पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। तो इसको भी याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह के दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है? तो वह ग्रह कौन हो जाएगा? मंगल ग्रह हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा जीरोफाइट। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? ये तो सभी को पता ही होगा। वर्मी कल्चर केंचुआ पालन से संबंधित है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी और पिलांगना नदी पर है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम। कौन हो जाएगा? सिक्किम, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलेगा भारत का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य, तो सिक्किम हो जाएगा। और यही पूछेगा भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तो इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ए में दिया हुआ है वन अनुसंधान संस्था देहरादून, यह सुमेलित है। बी में दिया है शुष्क वन अनुसंधान संस्था जोधपुर, यह भी सुमेलित है।
हिमालय वन अनुसंधान संस्था शिमला यह भी सुमेलित है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था कानपुर यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कानपुर में न होकर कहाँ पे है, लखनऊ में है, तो यहाँ पे लखनऊ होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो घरेलू हिंसा से संबंधित जो महिला संरक्षण अधिनियम है इसे 2005 में पारित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो गुजरात में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता है? तो मीराबाई चानू। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो धर्मधम सम्मेलन जो है इसका उद्घाटन भोपाल में किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं? तो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और राजस्थान में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। पहले जम्मू कश्मीर मिला और उसके बाद राजस्थान में भी मिला है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने 45.03 लाख करोड़ रुपए का खर्च का अनुमान रखा है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में हुए राज्यपालों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो हाल ही में जो जारी जो राज्यपाल का नियुक्ति हुआ है उसमें सुमेलित कौन हो जाएगा? तो शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, यह सुमेलित है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अन्य सुमेलित नहीं हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है, यानी इस पुस्तक को किसने लिखा है? द ब्लू बुक ए राइटर्स जनरल। तो अमिताभ कुमार। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फरवरी 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन फिजी में किया गया। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस देश के राष्ट्रपति अब्देल अल फतह सीसी भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मिस्र के राष्ट्रपति है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 के आधार पर नवाचार के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो नवाचार के मामले में भारत का 40वां स्थान है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला नेजल कोविड वैक्सीन किस कंपनी ने विकसित किया है? तो भारत बायोटेक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में जो राइबोसोम होती है उसकी अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो कोशिका में अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे रोग जो बहुत समय तक बने रहते हैं उन्हें कहा जाता है चिरकालिक। ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सामान्यतः किसका उपयोग पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है? तो पादप कोशिका द्वारा ऊर्जा के उत्पादन के लिए कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है? तो फ्लोएम का काम क्या है? खाद्य पदार्थों का परिवहन करना। जबकि जाइलम जो होता है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है खनिज और जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। तो फ्लोएम जो होता है तो ये खाद्य पदार्थों को पौधों में ऊपर और नीचे दोनों ओर यानी सभी तरफ पहुंचाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पादप अपशिष्ट संचित होते हैं। तो पादप अपशिष्ट जो होते हैं वह इनमें से एक से अधिक में संचित रहते हैं। पत्तियों में, छाल में, तना में और कोशिका रिक्तिकाओं में संचित रहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीज रहित पौधों के उत्पादन में सहायक होते हैं। तो जो बीज रहित पौधा होते हैं वैसा पौधा जिनमें बीज रहित होते हैं उनके उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? उनके उत्पादन में ऑक्सिन तथा जिब्रेलिन सहायक होते हैं। तो ऑप्शन बी और सी सही हो जाएगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र
अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है? तो सामान्य नेत्र होता है वह अधिकतम अनंत तक की वस्तु जो होती है उसको साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यही पूछा रहता है कि जो सामान्य नेत्र होता है वह कम से कम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाता है। लेकिन आपसे कम से कम दूरी नहीं पूछा है, मैक्सिमम पूछा है, तो अनंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है उसको जनित्र कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन की जो दर होता है उसे वेग कहते हैं। और ये पूछेगा कि वेग को दर को क्या कहते हैं? तो वेग की दर को त्वरण कहते हैं, जबकि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो दो कण के बीच क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वह उनके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से लवण का उदाहरण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl यह लवण का उदाहरण है। Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो बताना है कि Mg+2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इसका प्रोटॉन संख्या क्या होता है? मैग्नीशियम का प्रोटॉन की संख्या होती है 12, क्या हो जाएगा 12। लेकिन यहाँ पे दो क्या होता है, यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 12 - 2 यानी कितना? इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। द्विबंध वाले रासायनिक बंध से बंधे परमाणुओं के मध्य कितने इलेक्ट्रॉनों का सजा होता है? तो जो दो बंधन वाले रसायन होते हैं उनके बीच 4 जो होता है 4 इलेक्ट्रॉनों का सजा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का अवयव क्या है? तो जो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है इसका अवयव हो जाएगा ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, यानी इसका सही उत्तर रहेगा उपरोक्त में से एक से अधिक। यही पूछेगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुख्य नहीं पूछा है, तो तीनों होता है। तो ऑप्शन ए उपरोक्त में से एक से अधिक। एक सहसंयोजी यौगिक का नाम बताएं जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते हैं। तो जो जल है यह सहसंयोजी यौगिक है, इसका उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एल्डिहाइड श्रेणी के यौगिकों में निम्नांकित में से कौन सा क्रियाशील समूह विद्यमान होता है? जो एल्डिहाइड समूह होते हैं उनमें CHO जो होता है यह क्रियाशील समूह विद्यमान होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमारे संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह अदालत द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी कानून द्वारा क्या है? कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया जाता है? तो 70वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो जो सरकार का मंत्रिमंडल प्रणाली होता है इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व, यानी ऑप्शन बी। केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी कौन होता है? तो बताना है जो केंद्र सरकार का उच्चतम सिविल अधिकारी होता है उसका नाम हो जाएगा मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव, ऑप्शन बी। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य यह स्थानीय सरकार का मामला हो सकता है। बी बोल रहा है स्वच्छता, यह भी स्थानीय सरकार का मामला हो सकता है। सी बोल रहा है कानून व्यवस्था, ये स्थानीय सरकार का मामला नहीं हो सकता है। लॉ एंड ऑर्डर यह स्थानीय सरकार की व्यवस्था नहीं हो सकता है। फिर कह रहा है डी में लोकोपयोगी सेवाएं, यह भी स्थानीय सरकार का मामला हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर रहेगा। जो कानून व्यवस्था है यह स्थानीय सरकार का मामला नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? तो यह तीसरी अनुसूची में वर्णित है। किसमें? तीसरी अनुसूची में वर्णित है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रीय स्मारक, वस्तु
तथा वस्तुओं का जो संरक्षण है यह अनुच्छेद 49 में, किसमें, अनुच्छेद 49 में वर्णित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335 जो है अनुच्छेद, इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है। तो बताना है कि आर्थिक आयोजन है यह किसका एक अनिवार्य लक्षण है? तो सामाजिक अर्थव्यवस्था का। किसका? सामाजिक अर्थव्यवस्था का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीयक क्षेत्र का अंतर्गत आता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत वस्तुओं का परिवहन आता है। कौन आता है? वस्तुओं का परिवहन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 हुआ है, इसमें वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर है वो हो जाएगा आपके लिए इसमें से 16.2%। कितना है? 16.2%। और 100 में से इसको माइनस कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ग्रामीण राज्य का प्रतिशत आ जाएगा। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में आने की संभावना इसका ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है में शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है? तो इसमें समावेशी विकास जो है यह शामिल है। कौन? समावेशी विकास शामिल है। फिर उसके बाद इसमें हरित विकास भी क्या है? इसमें शामिल है। उसके बाद से फिर से वित्तीय जो क्षेत्र है यह भी इसमें शामिल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो प्राथमिकताएं हैं इसमें सप्तर्षि जो है इसमें क्या क्या शामिल है। तो इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच, बुनियादी ढांचा एवं निवेश, निहित क्षमताओं का विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र, ये 7 सप्तर्षि में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्व दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो जो खड़गपुर की पहाड़ी है यह अपेक्षाकृत क्या है? पुरानी है। जो कहाँ पे है? मुंगेर में है। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? जो रामेश्वर द्वीप है यह भारत और क्या है? श्रीलंका के मध्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी क्या? गंगा नदी। कौन? गंगा नदी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर। कितना? 25 किलोमीटर। आपको ऐसे याद रखना है। कैसे? 25 किलोमीटर। इस तरह याद कीजिएगा तो अधिक लंबे समय तक याद रहेगा। अगला प्रश्न है, रेगुर किसका नाम है? तो जो रेगुर है यह काली मिट्टी का नाम है, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। काली मिट्टी। काली मिट्टी जो होती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराव का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तराव का जो समूह होता है उसे नक्षत्र कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस बताना है कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस बिहार दिवस के 1 माह बाद, यानी कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल को। बिहार दिवस कब? 22 मार्च को। उसके बाद से विश्व पृथ्वी दिवस इसके कितना? 1 माह बाद, यानी कब? 22 अप्रैल को। फिर बोलेगा गौरैया दिवस। तो गौरैया दिवस है जो बिहार, गौरैया क्या है? बिहार की राजकीय पक्षी है। तो गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। कब? 20 मार्च को। तो आपको ऐसे रिलेट करके याद रखना है। 20 मार्च को क्या? गौरैया दिवस। 22 मार्च को बिहार दिवस। और इसके 1 माह बाद 22 अप्रैल को क्या? विश्व पृथ्वी दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। तो इससे ही रिलेट करके याद करना है। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तब दोनों स्थानों के बीच का समय का अंतर क्या होगा? तो अगर 2 स्थानों के बीच 90 डिग्री देशांतर का अंतर है तो दोनों स्थानों के बीच का जो समय का अंतर होगा वह कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 6 घंटा। कितना हो जाएगा? 6 घंटा। क्योंकि 1 डिग्री का जो अंतर होगा वो कितने के बराबर होता है? 4 मिनट के। कितने के? 4 मिनट के बराबर होता है। तो कीजिएगा 90 से मल्टीप्लाई तो 6 घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सा हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो बताना है कि हिंद महासागर की धारा कौन सी नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगुएला की धारा। कौन है? बेंगुएला की जो धारा है यह हिंद महासागर की धारा नहीं है। यह एक ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अटलांटिक महासागर की जलधारा है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन सा झील उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। तो उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट लेक्स है इसका हिस्सा सुपीरियर झील है, मिशिगन झील है और ह्यूरॉन झील है, लेकिन जो बियर झील है यह इसका हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा बियर झील। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। क्या? पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन। पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। तो पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वृद्धि होती है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है। तो कार्बन क्रेडिट का जो दृष्टिकोण है वह क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुआ है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को। कब? 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न बोल रहा है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। तो राजीव गांधी जो वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है वह शैक्षिक एवं शोध संस्थाओं को दिया जाता है, इस क्षेत्र में भी दिया जाता है। उसके बाद से वन एवं वन्यजीव अधिकारियों को क्षेत्र में दिया जाता है और वन्यजीव संरक्षण को भी दिया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर रहेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक कार्य के लिए दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। तो भारत का जो राष्ट्रीय जैविक उद्यान है यह नई दिल्ली में स्थित है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसकी माई पिक्चर्स ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया जो पुस्तक है जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। ये पुस्तक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? 243, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वहीं पूछेगा कि बिहार विधान परिषद में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो 75 हो जाएगा। उसी तरह पूछेगा बिहार में लोकसभा कितनी सीट है। तो 40। बिहार में राज्यसभा कितनी सीट है। तो 16। तो इन सभी डाटा को आपको याद करके रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन पर्यावरण के संतुलन के संरक्षण से संबंधित है। यानी कौन पर्यावरण के संतुलन के संरक्षण में संबंधित है। तो वन नीति से भी पर्यावरण संतुलन संरक्षित हो सकता है, तो यह भी सही है। उसके बाद दिया है पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, तो इससे भी पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, तो यह भी सही है। औद्योगिक नीति, इससे भी पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, तो यह भी सही है। और उसके बाद बोला है शिक्षा नीति, तो शिक्षा नीति में भी पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है, तो यह भी सही है। यानी 1, 2, 3 और 4 तीनों सही है, तो चारों सही है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। बताना है कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। जो धान का खेत है यह क्या है? यह कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वन है, झील है और घास का मैदान है, यह प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा है, जबकि धान का खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का हिस्सा होता है। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था। पारिस्थितिक अस्थायी मितव्ययिता है, यह चिपको आंदोलन का नारा था, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में संचालित किया गया था, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड यही आज के इस ट्यूटोरियल बुक का टेस्ट सीरीज 2 का 100 समान अध्ययन का महत्वपूर्ण प्रश्न था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं इसके टेस्ट सीरीज 3 में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।